तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत उसी इंटेंसिटी से होती है। यहाँ पे बुद्धा अपने 6 रैम का इस्तेमाल करके शील्ड ले आता है और जीराफुकू के इतने खतरनाक वार को इतनी आसानी से रोक लेता है। ये देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यहाँ तक कॉल भी हैरानगी से बोलने लगती है कि आखिर ये सब है क्या। तभी ये सब कुछ बुनिल्डा उसे एक्सप्लेन करने लगती है। इससे डिवाइन ट्रेजर स्टाफ के 6 रैम कहा जाता है। 6 ऐसी दुनिया जहाँ पे इंसान रिइंकार्नेट होता है। बुद्धाइज्म के मुताबिक रूनी दुनिया के गार्डियंस की पावर उसके इस स्टाफ में पाई जाती है, ओके खुद अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। बुद्धा की फीलिंग्स के मुताबिक इसका मतलब है बुद्धा अपनी मर्जी से अपनी वेपन को चेंज नहीं कर सकता, बल्कि उसकी वेपन उसके जज्बात उसके इमोशंस पे डिपेंड करती है। ये देख के बुद्धा भी बोलने लगता है, अरे भाई तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मेरी इसी फीलिंग्स के मुताबिक मेरी वेपन अपने आप चेंज होगी शील्ड में। इसके बाद बुद्धा अपने दम से उसकी इतनी बड़ी सारी वेपन को पीछे धकेलता है, पर हालांकि देखते ही देखते जीराफुकू की वेपन इस बार पहले से भी काफी ज्यादा डेडली वेपन में बदल जाती है। यही देख के यहाँ पे बुद्धा का मन कर होता है कि वो जाके उसे 1-2-4 लगा के आए। इसी के रिस्पॉन्स में बुद्धा की वेपन डिफेंस से ऑफेंस में शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद बुद्धा की वेपन वाइब्रेट करते हुए बुद्धा को ये बताना चाह रही होती है, जा मेरे शेर इसके हमलों को डॉज करते हुए अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले। इस पर बुद्धा भी ठीक ऐसे ही करता है। वो उसके डेडली वेपन को स्लाइड मारते हुए डॉज करता है और इसी स्लाइड के साथ तो यहाँ तक अपनी इसी वेपन से जीराफुकू पे भी एक गंदा सा वार करता है। इससे पहले हमें कुछ आगे भी दिखाया जाता है। यहीं पे हमें बुद्धा की बैक स्टोरी रिवील होने लगती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है बुद्धा एक रॉयल फैमिली में प्रिंस होता है और उसके पास दुनिया की सारी दौलत होती है। यहाँ तक बुद्धा के बारे में गॉड ने खुद अपनी जबान दी थी कि एक दिन ये पूरी दुनिया का किंग खिलाएगा। इसी तरह जब वो बड़ा हो गया होता है उसका फादर उससे बोलने लगता है, तुम्हारी तरफ से तो मेरा दिल काफी ज्यादा सुकून में है कि तुम्हारे बारे में खुदा ने खुद अपनी जबान से कहा है कि तुम पूरी दुनिया का किंग खिलाओगे और जब तुम इस क्लैन के मतलब के शकिया क्लैन के किंग बनोगे तब पूरा क्लैन तो तुम्हारे हाथों में सिक्योर होगा। तो बुद्धा के नाम से नहीं जाना जाता था बल्कि सिद्धार्था के नाम से जाना जाता था। सिद्धार्था इससे जरा भी फर्क नहीं करता था कि चाहे कोई नोबल है या फिर गरीब आदमी है। बुद्धा उनसे ऐसे ही मिलता था जैसे वो अपनी बराबरी वालों से मिल रहा है। बुद्धा एक रोज खुले आसमान के नीचे बैठा एवं चिल मारा होता है और तभी उसकी नजर आसमान में एक हाथ पे पड़ती है। अच्छा आखिर दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें उड़ने से नहीं रोक सकती। इसी बीच में देखते ही देखते उस पर एक वॉल्चर का हमला हो जाता है। वॉल्चर उससे हवा में ही मार गिराता है। इसे अपनी आंखों से देखने के बाद बुद्धा को थोड़ा बहुत ये मालूम होने लगता है कि तुम किस्मत को अपने हाथों से भी बदल सकते हो। अरे यार बुद्धा का एक रिलेटिव भी था जिसका नाम था जातका। उन दोनों की आपस में काफी गहरी दोस्ती होती है। जातका जो कि उससे 5 साल बड़ा किंग होता है, पर यह तो सिर्फ कुछ दिनों की बात है क्योंकि बुद्धा भी जल्दी इस जगह का किंग बनने वाला है। उसे बताता है कि किंग बनने के बाद वो लोगों को खुश रखेगा क्योंकि यही मेरी तकदीर है। बुद्धा फिर जातका से पूछने लगता है, वैसे तुम तो काफी ज्यादा खुश होगे किंग बनने के बाद, है ना? जातका इसका जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल पूछते हुए कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें वाकई में इतना खुश दिखता हूँ? तुम्हें तो मालूम है मैं जल्दी बीमारी के मारे खत्म हो जाऊंगा। उस वक्त से आज तक एक अच्छा किंग खिलाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी अपने लोगों को खुश देखने की खातिर। तक ये सब कहते कहते खांसने लगता है और खांसने के समेत उसके मुंह से खून बहने लगता है क्योंकि इससे एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसके कारण वो जल्दी मरने वाला है। सिद्धार्थ अपने खून को देख के कहने लगता है, सिद्धार्थ तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी जिंदगी किसके लिए जी है? ये जो जिंदगी मैंने जिया है ये किसके नाम जाती है? मैंने चाहे जरूर अपने सिटीजन से बात किया है मगर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे मालूम है जो वीट वो खाते हैं उनका जायका कैसा होगा। मैं नदी को बहते हुए देखता हूँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे मालूम है कि वो कहाँ पे जाके खत्म होती होगी। और इसके बाद आसमान काफी ज्यादा खूबसूरत है पर तुम सब सोच ये सकते हो कि ये कहाँ पे खत्म होता होगा। कुछ नहीं मालूम, बहुत कुछ ऐसा है जो कि मुझे मालूम तक नहीं है। मैं जानना चाहूंगा आखिर जिंदगी का मतलब क्या होता है। जातका उससे माफी भी मांगता है कि मैं तुम्हें अपनी इतनी फजूल साइड नहीं दिखाना चाहता था, बस मुझे मेरी आने वाली मौत ने ऐसा बना दिया। इसी तरह वक्त गुजरता चला जा रहा होता है और
और एक दिन ऐसा होता है जिसमें जातका की मौत हो जाती है। बुद्धा उसके फ्यूनरल पे जाते हुए बहुत सख्त सदमे में होता है। ना कि बुद्धा बल्कि जातका की मौत पर सिटीजन्स को भी काफी ज्यादा दुख होता है। वो यहाँ तक आंसू भी बहा रहे होते हैं। बुद्धा के साथ चलता हुआ एक सिटीजन यहाँ पे बोलने लगता है। जातका की मौत पर काफी लोगों ने गम बहाया है, तो जाहिर सी बात है जातका काफी ज्यादा खुश नसीब होंगे। पर खुशी का लाभ सुनने के बाद बुद्धा की आंखें उसके माथे तक जा पहुंचती है। बुद्धा को जातका की याद सताने लगती है, जहाँ पे वो बोल होता है, क्या मैं तुम्हें वाकई में इतना ज्यादा खुश दिखता हूँ? और बुद्धा को एहसास होने लगता है कि हाँ यार, जातका तो कभी अपनी जिंदगी में खुश था ही नहीं। जातका ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी अपने लोगों के लिए, और आज तक उसने कभी वो नहीं किया जो उसका मन चाहता था। चूंकि बुद्धा गॉड्स की तरफ से खुद चुना गया था। जातका की यही बात बुद्धा को काफी ज्यादा जाके जोर से लगती है, और इसी के कारण उसके जिस्म में कुछ बदलाव आते हैं, जिनमें से एक उसकी 6th आई भी होती है। बस बुद्धा अपने घोड़े से उतर के रोते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, तो बुद्धा उन्हें बताता है कि उसे वो रोशनी सी दिख रही है। जातका के फ्यूनरल पे जाती है, जहाँ पे लोग काफी ज्यादा सीरियस बैठे हुए होते हैं। तभी वहां से गुजर होता है बुद्धा का, जो आते सारी सबसे पहले फूलों का छिड़काव करता है। बुद्धा सभी लोगों की नजरों के सामने उसके कफन को अपने शोल्डर्स पे उठा लेता है। देख के बुद्धा के फादर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके फादर समेत जो लोग भी बुद्धा को रोकने की भी कोशिश करते हैं, बुद्धा उन्हें कहता है, बाढ़ में जा। इस वक्त इन लोगों के मुताबिक जातका को खुदा की तरफ से ब्लेसिंग मिली होगी। बुद्धा यहाँ से उसे ले जाते हुए कहने लगता है, किसी भी गॉड वगैरह की ब्लेसिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असली खुशी अंदर से आती है। और इसके ठीक बाद दूसरे सी में बुद्धा उसे रिवर में बहा देता है। कि जातका हमेशा से ये जानना चाहता था कि ये नहरें कहाँ पे जाके खत्म होती है। फिर उसके बाद से बुद्धा ने अपनी फैमिली को ठुकरा दिया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अपने कैसल को छोड़ दिया, अपने स्टेटस को छोड़ दिया। और इसके बाद उसने अपनी एक मंजिल रखी, जहाँ तक वो जिसके सफर के लिए निकल चुका था। वहाँ पे वो सबसे पहले लोगों को जहालियत से बचाने लगा। लोग जिंदा इंसानों को खुदा के लिए जला दिया करते थे, ऐसा सेक्रीफाइस के तौर पर। तो हाँ यार, बुद्धा सबसे पहले इन्हीं लोगों से शुरुआत करता है, इन्हीं लोगों को बचाता है जो लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं कि खुदा से तुम्हें लिपटना पड़ेगा। तभी आगे से कहता है, चाहे इसके लिए मुझे खुद अपने हाथों से गॉड की जान ही क्यों ना लेनी पड़ी, मैं करूंगा। और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में उसका नाम बनता गया। लोग बुद्धा के नाम पे अपना सफर जारी रखते थे। इसी में कहानी अब प्रेजेंट पे आती है। यहीं पे बुनिल्डा गोल को एक्सप्लेन करते हुए बोली होती है, बुद्धा इस टाइप का पर्सन है जो लोग भी इनर हैप्पीनेस से इनकार करते हैं, या फिर वो लोग जो तकदीर का लिखा दूसरों पे थोपते हैं। बुद्धा हर हालत में उनसे लिपटने और उनको बचाने के लिए तैयार बैठा होता है, चाहे वो इस मामले में गॉड खुद क्यों ना हो या इंसान हो। बुद्धा सबकी मदद करता है। हम देख पाते हैं ज़ीराफ़ा बुद्धा पे लगातार वार करने की कोशिशों में जारी होता है, पर जब तक बुद्धा फ्यूचर को देख पा रहा है अपनी 6 आई से, ज़ीराफ़ा उसे छू भी नहीं सकता। ज़ीराफ़ा की वेपन हेट्रेट में बदलती चली जा रही होती है, जबकि उसके खिलाफ में बुद्धा की भी वेपन बुद्धा की फीलिंग्स को समझते हुए उसके मुताबिक ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। बस देखते ही देखते दोनों के बीच में क्लैशेस शुरू हो जाती है। बुद्धा जो कि उसके हमलों को रोकते हुए, डॉज करते हुए अपना गंदा किस्म का वार करता है, जिससे ज़ीराफ़ा अच्छी खासी डैमेज लेता है। ऐसा करने से हम सबको पता है ज़ीराफ़ा के लिए बदकिस्मती है, और उसकी बदकिस्मती उसे और पावर देती है। अब ज़ीराफ़ा की वेपन एक डेडली टेंटिकल वेपन में बदल जाती है। इसके खिलाफ में यहाँ तक बुद्धा की भी वेपन चेंज होती है। बुद्धा की वेपन इस कदर पावरफुल बन जाती है कि यहाँ तक वो उसकी टेंटिकल्स को आसानी से काट पा रहा होता है, जबकि ज़ीराफ़ा की टेंटिकल्स इस कदर फैल चुकी होती है कि वो यहाँ तक इंसानों को भी हिट होने को जा रही होती है। पर बुद्धा वक्त पे ही उन्हें बचा लेता है, और वो जबकि इंसानों को बचा रहे इतना ज्यादा करीब आ जाता है इंसानों के, फीमेल्स वगैरह आपस में बातें कर रही होती है कि बुद्धा से काफी अच्छी स्मेल आती है। उसके बाद धीरे उसकी टेंटिकल्स को काटते काटते उसके पास जा पहुंचता है, एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है, ज़ीराफ़ा तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल किया। देख के इंसान काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं, और गॉड को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इवन के ऑडियंस में बैठा एक गॉड ये सब देख के बोलने लगता है, मैं तो वैसे बुद्धा पे अपना गुस्सा उतारना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इसका इतना ज्यादा कूल है। पर यही चीज ज़ीराफ़ा से जर्रा भी बर्दाश्त ना होती। यही देख के ज़ीराफ़ा अपने मन में सोचने लगता है, ये सब कुछ बहुत शुरू से ही ऐसा चल रहा है। लोग बुद्धा को टेंशन देते हैं, बुद्धा के बारे में सोचते हैं, तुम मेरी सफरिंग के जिम्मेदार हो बुद्धा। फिर वो बुद्धा से पूछने लगता है, आखिर क्यों
मुझ में क्या कमी है जो तुम में है? आखिर लोग मुझे अटेंशन क्यों नहीं देते? हाँ, इन समय वो बुद्धा पे एक दमदार किस्म का स्पीड से वार करता है, जिसे बुद्धा काफी करीबी से डॉच करता है। उसके बाद बुद्धा उसे बताने लगता है, तुम अपनी जात के खुद ही मालिक होते हो, छोड़ो इन बातों को, सिर्फ को तुम सिर्फ अपने से प्यार करना सीखो। अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। ज़ेराफ़ुको। ये बात ज़ेराफ़ुको की दिल पे थोड़ी बहुत छू तो जाती है, पर वो इसे अपसेट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो उससे कई गुना ज्यादा बड़ी हेट्रेड देख चुका है इंसानों में। बुद्धा उससे यही सब कहता है और एक बार फिर से उसकी तरफ एक खुशगवार निगाहों से घूरने लगता है। ज़ेराफ़ुको जब इन निगाहों में देखता है वो इसमें कोई हद तक नहीं पाता। वो निगाहें उसका रोशन सा चेहरा उसे भी एक रोशन वाले चेहरे की दिशा दिखा रहा होता है। उसके यहाँ तक ज़ेराफ़ुको की नफरत भी ना ठुकरा पाती। तो यार ज़ेराफ़ुको को भी वो रास्ता सा दिख रहा होता है जो बुद्धा उसे दिखाना चाह रहा होता है। आज मालूम पड़ता है कि बुद्धा आखिर में कितना ज्यादा ग्रेट है। इसने आज तक बुद्धा जैसा कोई शख्स नहीं देखा होता। यहाँ पे हम देख पाते हैं ज़ेराफ़ुको की बदकिस्मती खत्म होने लगती है। ज़ेराफ़ुको बिल्कुल अंदर से एक बच्चे की तरह होता है। वो सिर्फ इतना ही चाहता होता है कि इंसान उससे प्यार करे। ज़ेराफ़ुको शुरू से यही चाहता था कि वो इंसानों का ख्याल रखे और बदले में इंसान बस उसे प्यार करे। ज़ेराफ़ुको की वो हेट्रेड से बड़ी हुई वेपन यहीं पे इवेपोरेट होके खत्म हो जाती है। यह देख के बुद्धा भी अपनी वेपन को गिराते हुए बोलने लगता है, चलो दो दो हाथ होके इस फाइट को खत्म कर दिया जाए। देख के सभी लोग वहीं पे चौंक जाते हैं। शुरू होती है इनकी फिस्ट फाइट। एक दूसरे के साथ पंचेस मार होते हैं। दोनों के मुंह से खून बह रहा होता है। ज़ेराफ़ुको लड़ते दौरान सोच रहा होता है, आखिरकार ये भी तो एक वक्त में इंसान था और ये इंसान होने के नाते इसने मुझे पूरे तरीके से समझा। बस पूरे के पूरे इंसान और गॉड्स काफी ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं अपनी अपनी पार्टीज को। याद रखिएगा यहाँ पे बुद्धा अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सब फिस्ट फाइट लड़ रहा है। ज़ेराफ़ुको आज इस लड़ाई में अपने आप को सबसे ज्यादा खुश पाता है, जबकि ये मौत की लड़ाई होती है। पर जबकि फिस्ट फाइट में भी बुद्धा पूरे तरीके से ज़ेराफ़ुको पे बाड़ी पड़ जाता है। अब जो रही सही हेट्रेड भी जो कि ज़ेराफ़ुको का जिस्म नहीं छोड़ना चाह रही होती है वो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। ओलिंडा ये देख के बोलने लगती है, ज़ेराफ़ुको शुरू में ऐसा दिखता था। ज़ेराफ़ुको जमीन पे गिरा अब खुशी से बोलने लगता है, मैं दोबारा से शुरू करूंगा इंसानों को खुश करना। तभी देखते ही देखते हमें दिखा जाता है जो उसके सर पे लगे होंठ थे वो दोबारा से उसके सर में घुसने लगते हैं। बस उसके जिस्म में चेंजेस होने लगती है। फिर वही होंठ उसके सर से निकल के उसके जिस्म के अंदर धंस जाते हैं। बुद्धा के भी पैरों तले जमीन खिसक गई होती है और वो बस परेशान खड़ा देखता रह जाता। बस इसके बाद उसके मुंह से और उसके सीने में से दो अजीबो गरीब किस्म के ड्रैगन निकलते सारे वो ज़ेराफ़ुको के पूरे जिस्म पे कब्जा पाने लगते हैं। बुद्धा रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे रोक ना पाता। बुद्धा यहाँ पे अपनी सिक्स आई का इस्तेमाल करता है फ्यूचर देखने के लिए। बस इसके ठीक बाद बुद्धा अचानक से अपने कुछ कदम पीछे दौड़ा लेता है। बुद्धा अपने सामने एक अजीब सा क्रीचर पाता है जो कि कोई गॉड नहीं दिख रहा था। यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है बुद्धा ने अपने कुछ कदम इसलिए पीछे दौड़ाए क्योंकि वो फ्यूचर तक नहीं देख पा रहा था अपनी सिक्स आई का इस्तेमाल करने के बावजूद भी। इसके ठीक बाद वो अजीब सा क्रीचर इंसान का फॉर्म ले लेता है। यही अनजान क्रीचर सिक्स हेवन का डेविल किंग है। ओलिंडा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या बला है। और इससे पहले हमें कुछ नया देखने को मिलता, हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक अनजान शख्स से होती है जो कि वो ये बता रहा होता है कि उसने जानबूझ के ज़ेराफ़ुको की बॉडी को नहीं चुना, बल्कि इनफैक्ट वो तो एक मौके की तलाश में था जो मौका उसे ज़ेराफ़ुको में मिला और बस इसी तरह ज़ेराफ़ुको को पोजेस कर लिया गया। अब इस शख्स ने खुद पर्सनली ज़ेराफ़ुको की बॉडी को टेक ओवर नहीं किया। खैर तुम लोग इस शख्स के बारे में याद रखना और आगे तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। ज़ेराफ़ुको की बॉडी में एक भयानक सा रूप रह के वो सबके सामने आ गया और चाहे वो गॉड्स और वल्कैरीज हो ह्यूमंस हो किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। बुद्धा उससे ज़ेराफ़ुको के बारे में पूछने लगता है, ज़ेराफ़ुको कहाँ पे है? तो अनजान डीमन बोलने लगता है, आज के दम से और आज के रोज से वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता और मेरा नाम है पापियस। मुझे मेरा मकसद तक नहीं मालूम मगर हाँ मैं अपनी पावर को आजमाना चाहूंगा। एरियस भी सोफे पे बैठा ये सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सा क्रीचर है, ये कौन सी रेस से बिलोंग करता है। इसी बीच में पीछे से एक और अनजान गॉड एरियस से आके बोलने लगता है, अगर तुम सोच रहे हो कि वो खुदा है तो तुम गलत हो। उससे अपने सामने देखने के बाद एरियस की तो वहीं पे गीली हो जाती है। इसके बाद वही अनजान गॉड बोलने लगता है, वैसे
आखिर कब तक तुम मेरी जगह पे बैठे रहोगे? उसे अपने सामने देख के एरियस के पसीने छूट रहे होते हैं और वो फौरन से उसकी जगह उसे वापस लौटा देता है। वो अनजान गॉड अपनी जगह पे जा बैठता है और हमें मालूम पड़ता है कि उसका नाम हेडिस है। दरअसल ये पोसाइडन का भाई है। पोसाइडन वही शख्स है जो कि रैग्नारोक के बैटल्स में सासागी के हाथों मारा गया। हेडिस को ग्रीट करते हुए बोलने लगता है, सर वैसे आपको वल्हला में क्या लेने आना पड़ा? तो हेडिस इस पर बोलने लगता है, मैं तो बस एक अफवाह सुन के आया हूँ कि मेरा भाई एक इंसान के हाथों हार गया। क्या शर्मिंदगी है। तो इसी में ज़ूस उसके एकदम पास आके बोलने लगता है, वैसे वो जीतने के काफी ज्यादा करीब था। खैर छोड़ो उसे, अब तुम आ ही गए हो तो बता भी दो क्या चीज है ये हमारे सामने, कौन है ये शख्स? हेडिस आगे से कहने लगता है, ये शख्स तबाही का बादशाह हेल हीलियम से है। यहाँ पे हमें बताया जाता है ये दुनिया 3 लेवल्स में सेपरेट हुई हुई है। जो सबसे टॉप है वो वल्हला खिला दिया, मतलब कि गॉड्स की दुनिया। जो सेकंड पे वो मिडगार्ड है, मतलब कि इंसानों की दुनिया। और फिर सबसे आखिर में आती है हेल हीलियम, मतलब कि हेल, जिसे आम अल्फाजों में नर या फिर दोज़ख कहा जाता है। और इस हेल में डीमंस का राज है। इसी के बारे में एक बहुत मशहूर तरीन अफवाह भी है, जब नर की सबसे तेज तरीन रोशनी उसकी गिठी परछाई से मिलती है तब कहीं जाके अवेकन होता है इन सारे डीमंस का बादशाह, डीमन लॉर्ड। इससे लोग डेविल किंग ऑफ द 6th हेवन भी बुलाते हैं। चाहे जरूर ये डीमन किंग है, मगर ये शख्स भी हेल हीलियम का किंग नहीं है। और यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है जो हेल हीलियम का किंग है, जो हेल हीलियम पे हुकूमत करता है, वो कोई और नहीं बल्कि हेडिस खुद है। हालांकि यहाँ तक हेडिस को भी ये नहीं मालूम होता कि कैसे इस पापियस ने ज़ेराफुकू के जिस्म पे कब्जा कर लिया। पापियस बुद्धा पे टूटने से पहले उसे बोलने लगता है, मैं माफी चाहूंगा कि अगर मैं इस बैटल को एक ही झटके में खत्म कर डालूं, पर हाँ मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं अपनी कम पावर का इस्तेमाल करूं। ये कहते कहते वो अपनी वेपन निकाल के बुद्धा पे सीधा टूट पड़ता है। बुद्धा इसका एक वार कैसे ना कैसे करके ब्लॉक करता है, पर वो इसके एक वार के पीछे काफी बड़ी स्ट्रेंथ पाता है। इसके बाद दोनों के बीच में हमें काफी स्पीड में ब्लेड क्लैशेस देखने को मिलती है। बुनिल्डा अब परेशानी से बोलने लगती है। बुद्धा अपनी 6th आई से पापियस के फ्यूचर हम लोग को नहीं देख पा रहा। बुनिल्डा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए बोलने लगती है, सपोज अगर कोई पानी पीने का सोचता है तो पानी तक जाने से पहले इसकी सोल जग तक ट्रेवल करेगी, इसके बाद उसकी बॉडी उसके पीछे आएगी। तो हाँ यार, बुद्धा की 6th आई उसे यही एबिलिटी देती है कि वो बॉडी से पहले उस सोल की मूवमेंट को देख पाता है। पर हालांकि पापियस की जहां तक बात है, पापियस की तो सोल भी यहाँ तक परछाई से बनी है और उसमें लाइट का एक कतरा भी नहीं पाया जाता, जिस वजह से बुद्धा उसकी सोल मूवमेंट को नहीं देख पा रहा। हमें दिखाया जाता है बुद्धा उससे लड़ते लड़ते यहाँ तक जख्मी भी होने लगता है और बस बुद्धा काफी मुश्किलों से उसके आगे बस कदम ही जमा के रख पा रहा होता है। यही सब देख के पापियस फिर बोलने लगता है, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी, जिस वजह से मैं भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा। ये कहते हुए उसका ब्लेड अब बिल्कुल एक ड्रिल मशीन में बदल जाता है। बुद्धा की वेपन उसकी फीलिंग को समझते हुए शील्ड में जूं जूं कन्वर्ट होकर उस वार को रोकने की कोशिश करने लगती है कि यहाँ तक उसका वार उसकी शील्ड में भी थोड़ा सा पेंट्रेट कर जाता है। वैसे तो ये देख के पापियस भी हैरान होता है कि तुमने मेरे इतने पावरफुल वार को इस कदर भी रोक लिया। हमें दिखाया जाता है बुद्धा की इस वार को रोकते रोकते आंख जख्मी हो गई होती है। और यार हम सबको पता है कि बुद्धा की शील्ड आखिर किस कदर पावरफुल थी। पापियस यहाँ पे बोल होता है, अगर तुमने वक्त पे अपना सर को पीछे ना हटाया होता तो तब तो तुम्हारी आंख की जगह तुम्हारा पूरा सर ही उड़ जाता। इसके बाद अब पापियस का पूरा हाथ ही एक्स में बदल जाता है। अब दोबारा से हम दोनों के बीच में ब्लेड क्लैशेस को देखते हैं। दोनों पूरे दम से एक दूसरे पे वार और ब्लॉक पे ब्लॉक करते चले जा रहे होते हैं। आखिर इतने लगातार हमलों के बीच में से सब बुद्धा का एक वार ही पापियस की गर्दन पे मामूली सा स्क्रैच ही लाती है। पर ऐसा करते हुए बुद्धा अच्छा खासा यहाँ पे जख्मी होता है। यहाँ तक इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इनकी शॉर्ट क्लैशेस ना रुक पाते और बस इसमें बुद्धा ही जख्मी होता चला जा रहा होता है। यहाँ तक हेडिस भी पापियस की पावर की दाद देते हुए बोलने लगता है कि एक बार जब ये हेल हीलियम को एस्केप कर रहा था तो एस्केप करते दौरान इसने पूरी आधी हेल हीलियम को तो वहीं पे तोड़ दिया था। पर हाँ ये बात भी सच होती है कि उस वक्त हेडिस हेल हीलियम का रूलर नहीं बना था। और यहाँ पे हेडिस का मानना होता है कि अगर वो ज़ेराफुकू के जिस्म को पोजेस कर भी लिया तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, जहाँ से पापियस तबाही मचा के गायब हो गया था। तो उधर से किसी ने पापियस के फ्रेगमेंट को कलेक्ट किया होगा और जिसने पापियस के फ्रेगमेंट को कलेक्ट किया था वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही शख्स होता है जो कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। खैर उसे कलेक्ट करने के बाद उसे कल्टीवेट किया गया। जब वो फ्रेगमेंट पूरे तरीके से ग्रोथ हो गया तो किसी ने बचपन से ज़ेराफुकू के जिस्म में प्लांट कर डाला और वो ज़ेराफुकू के हॉर्न खिलाने लगे। एरियस काफी परेशानी से कहने लगता है,
ऐसा कौन सा गॉड करेगा? यहाँ तक इस बात का भी जवाब हेडिस के पास होता है, और वो गॉड कोई और नहीं बल्कि बेल्ज़ेबुब है। वैसे बेल्ज़ेबुब से याद आया, एक गजब किस्म के एनिमे भी है इस नाम से। कहानी बुद्धा और पापियस के बैटल पे जाती है, जहाँ पे लड़ते लड़ते बुद्धा का पैर भी अब जख्मी हो जाता है। बुद्धा को इतने बुरे तरीके से मार खाता देख के इंसानों की यहाँ पे फटने लगती है। फिर पापियस उसे कहने लगता है, हार मान लो और अपनी जजमेंट को कबूल करो। तो यार जजमेंट का शब्द सुनने के बाद बुद्धा पापियस के जिस्म में ज़ेराफुकू को पुकारने लगता है। पापियस ये सुनने के बाद बुद्धा का मजाक उड़ाने लगता है और उसे बताता है कि मैं से कब का निगल चुका हूँ। और वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है, ये तो उसके लिए फख्र की बात है कि मुझ जैसे स्ट्रॉन्ग बीइंग ने उससे निगल लिया, और अब तो वो जरूर खुशी के आंसू रो रहा होगा। ये सब सुनने के बाद उसकी बातें बुद्धा के दिमाग पे चढ़ जाती है, उससे गुस्सा दिलवाने लगती है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद कर, बहुत हो गया, खेल यहाँ पे खत्म हुआ। और यार आज मैं पहले ही बता दूं, बुद्धा को आज पहली बार गुस्सा आता है, क्योंकि आज उससे पहली बार गुस्सा आया होता है। ये जो उसकी वेपन, उसकी फीलिंग आज कुछ अलग सी पाती है, और उस फीलिंग को महसूस करने के बाद उसकी वेपन पहली बार जिंदगी में एक पूरे डिफेंस को छोड़ के ऑफेंस में तब्दील हो जाती है। और ये वेपन उसकी हेट्रेड की फीलिंग को महसूस करके बनी होती है, और इसकी इस वेपन को कहा जाता है सलाकाया। और उसकी ये पावर देख के अच्छे से अच्छा गॉड भी शायद से कांप उठता है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, और यहाँ पे बुद्धा लिटरली गारा जरा होता है अपने गुस्से से। दोनों के ब्लेड जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं क्लैश के लिए, बुद्धा उसे अपने ब्लेड के दम से पीछे घसीटने लगता है। पापियस उसके एक हमले को जैसे जैसे जेल के अपने बैलेंस को बरकरार करने की कोशिश करता है, उतने में बुद्धा की वेपन आग के गोले से गरजते हुए स्पीड का इस्तेमाल करके एक और गंदा किस्म का वार पापियस पे करता है। बस हम देख पाते हैं पापियस तो इस हमले को अपने हाथ से रोक लेता है, पर ऐसा करते हुए पापियस का हाथ जख्मी होता है। पर इन सब के बावजूद भी असली डैमेज तो यहाँ पे बुद्धा लेता है। बुद्धा के मुंह से खून बहने लगता है। हम देख पाते हैं पापियस का एक गंदा किस्म का वार बुद्धा के जिस्म में पेंट्रेट कर गया होता है। यहाँ पे दिखने से ही लग रहा होता है बुद्धा का काम तमाम हो गया। पापियस बुद्धा के आखिरी अल्फाज पूछने लगता है मरने से पहले, पर ऐसी सूरत हाल में भी बुद्धा अपनी मुस्कुराहट को ना रोक पाता। बुद्धा उल्टा उसकी तरफ कदम ले रहा होता है। ऐसा करते हुए पापियस की वेपन मजीद बुद्धा के जिस्म के अंदर घोटी चली जा रही होती है, पर बुद्धा को जरा भी फर्क न पड़ता। और बुद्धा उसे फिर से बोलने लगता है, तुमने मेरे अल्फाज पूछे तो सुन लो, अगर गॉड से इंसानियत को नहीं बचा सकते तो मैं इंसानियत को बचाऊंगा। उसके अल्फाज सुनने के बाद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक सीजन 2 एपिसोड नंबर 15। मैं जानता हूँ वीडियो लाने में थोड़ा सा वक्त लग गया, जिस वजह से दिलों की तह से मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। खैर, अब तक हमने देखा था बुद्धा पापियस के खिलाफ अपने हर एक वार को आजमाता है, और मसला तो यहाँ पे खड़ा होता है पापियस उसके जैसे जैसे वार को जेल पे उस पे बाड़ी पड़ता चला जा रहा होता है। फिर आखिर में पापियस जू ज़ेराफुकू का मजाक उड़ाता है, तो बुद्धा का दिमाग शदीद गुस्से की वजह से फिर जाता है। आज हम पहली बार इतने ज्यादा बुद्धा को गुस्से में देखते हैं। वीडियो में मजीद बढ़ने से पहले अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अब यहीं से हमारी एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे पापियस ने बुद्धा का काफी बुरा हाल कर रखा होता है, पर इसके बावजूद भी बुद्धा अपने कदम जमाई रखता है। ये देख के पापियस को यकीन नहीं आ रहा होता कि इतने खतरनाक हमले को उसने कैसे झेल लिया। बुद्धा जब जू दोबारा से उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है कि पापियस उसे एक ही लात मार के जमीन के बल फेंक देता है, पर अगर बुद्धा ने हार माननी होती तो वो पहले ही मान लेता जब उसके पेट में छुरा धोंपा गया। और ऐसी खतरनाक सिचुएशन में होने के बावजूद भी बुद्धा के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म ना होती। तब देख के पापियस भी उसकी दाद देने पे मजबूर हो जाता है। बुद्धा इसी कातराना मुस्कुराहट के साथ बोलने लगता है, मत बताओ कहीं तुम्हारी फट तो नहीं गई। पापियस को ये सारी बातें बकवास लगने लगती है। जाहिर सी बात है उसकी इज्जत पे जो अब कीचड़ उठ रहा है। जिसके बाद पापियस यहाँ पे अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करता है, पर यहाँ पे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि इतना ज्यादा भौंक रही है तो मैं आप सबको बता ही देता हूँ। पापियस यहाँ पे बताता है कि उसे एक अच्छी बॉडी ढूंढने के लिए काफी समय लगा। आखिरकार कहीं पापड़ बेचने के बाद उसे एक परफेक्ट बॉडी मिली गई। अपने सख्त से सख्त दौर में भी पापियस ने अपने कदम जमा के रखे, और वो यही कह रहा होता है कि अगर मैं अपने सख्त से सख्त दौर में नहीं डरा तो अब मैं तुमसे आखिर क्यों ही डरूं। ये सब कुछ जिस तरह से वो गुस्से में पागलों की तरह बोल रहा होता है कि जलने की बू यहाँ पे बुद्धा तक आ रही होती है। बुद्धा इसी कॉन्फिडेंस से कहने लगता है, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, जितना कि मैंने सोचा था उससे भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ के कमजोर हो। बुद्धा उससे यही कहने लगता है, तुम लाचार हो, तुम तो इवन ज़ेराफुकू से भी कहीं गुना ज्यादा गए गुजरे निकले। पापियस सब कुछ सुनने के बाद बुद्धा पे टूट पड़ता है, और दोनों के बीच में हमें
हमें शॉर्ट क्लैश देखने को मिलती है जो कि कोई नई बात नहीं होती। हैंडलर अपना गुटका थूक के इस तरह से बात को बढ़ा चढ़ा के बोला था जैसे तो हमें दिख रहा ही नहीं है। एरियस तो ये सब देख के जान ही चुका होता है कि बुद्धा यहाँ पे नहीं बचने वाला। सारे गॉड में से मुझे सबसे यूजलेस यही लगा है कसम से। पर इससे जरूरी सवाल यह कि इसे गॉड का मकाम आखिर किसने दिया। खैर दूसरे गॉड इसकी बात से एग्री नहीं करते और वो कहते हैं कि बुद्धा अभी भी कुछ करने को जा रहा है और जल्दी करने वाला है। उधर ही हमें पापियस के बारे में दिखाया जाता है जो कि बुद्धा की बाजार होता है। पर हल हमें मुझसे मालूम पड़ता है कि बुद्धा तो अपने पैरों पे खड़ा है और बाजार तो वो मेरी है। बुद्धा उसके खिलाफ अपने चेहरे की मुस्कुराहट से दिखा रहा होता है कि आके मेरे पैर की जूती सूंघ ले। यही देख के पापियस को मिर्चें लगने लगती है। आखिर इतना सब देखने के बाद हेडिस भी बुद्धा की दाद देते हुए मजीद बोलता है देखो तो सही आखिर किंग ऑफ डीमन की किस तरह से फट रही है। हम देख पाते हैं बुद्धा की हर एक मुस्कुराहट के साथ पापियस की फटती चली जा रही होती है। उसे डर लगने लगता है बुद्धा के यहाँ तक इवन के करीब आने से भी। पापियस अपने आप को कांपने से हरगिज न रोक पाता। इसी गुस्से में बैठे हुए वो अपने डर को काबू करने के लिए अपने हाथ को जोर से दबोचता है और इसी में वो तोड़ बैठता है। देखते देखते यहाँ तक इसी हाथ को एक खतरनाक सी वेपन में भी बदल देता है। अब दोनों के दोनों अपनी फाइनल वेपन की फॉर्म में एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। पर इसी में बुद्धा की वेपन टूट कर एक आर्म स्टैफ में बदल जाती है। तभी बुद्धा अपनी जान को खोने को जा रहा होता है कि वो बड़ी करीबी से उसके अगले वार को ब्लॉक करता है। पर ऐसा करते हुए उसका नॉर्मल स्टाफ भी टूट जाता है। एक तरफ तो लोग प्रेशर के मारे मरते चले जा रहे होते हैं और दूसरी ओर कहीं पे बेल्ज़ेबुब फल खा के आराम से इस मैच को एंजॉय कर रहा होता है। ये देख के मुझे रियलाइज हुआ कि असली जिंदगी तो यही जी रहा है, बस खाता है और हकता है। कहानी बुद्धा पे जाती है जो कि जमीन पे पड़ा होता है और यहाँ तक पुनिंदा ने भी तो अलग किस्म के नशे कर रखे होते हैं क्योंकि पता नहीं वो कौन से खुदा से मांग रही है क्योंकि खुदा इस वक्त इसके दुश्मन है। बिल्कुल मेरी तरह सबको यहाँ पे लगने लगता है कि बुद्धा का काम तमाम हुआ। एक अंधेरी सी जगह में ब्लू सी रोशनी उसकी पीठ पीछे खुजली करती है और उसकी आंख खुल जाती है। बुद्धा उस रोशनी की तरफ अपने हाथ जुमाता है और यहाँ तक कोई इसका हाथ भी पकड़ लेता है। तो हाँ यार बुद्धा को होश आती है और वो इसी तरह हंसने लगता है। फिर जोर जोर से हंसता देख के सारे लोग सोचने लगते हैं कि पापियस ने आखिर उसे कौन सा लतीफा सुनाया। पापियस भी यहाँ पे ये देख के सोचने लगता है कि कहीं मैंने उसे प्यार की थपकी तो नहीं दे दी एक खतरनाक हमले के बजाय। और यहाँ पे पापियस को यकीन होता है कि वो गे नहीं है तो जिस वजह से वो कहने लगता है कि जरूर बुद्धा का दिमाग खराब हो गया होगा। बुद्धा एक तरफ मौत से जैसे कि उठ के ही आया कि इसी बीच में वो पापियस को दोबारा से जलील करना भी शुरू कर देता है। और यहाँ पे बुद्धा के खूबसूरत खूबसूरत बाल हवा में रिलाने लगते हैं। क्योंकि पापियस दोज़ख से भागा हुआ एक हरामी पापी है तो उसका कोई भरोसा तक नहीं है। यहाँ पे सभी लोगों के पैरों तले जमीन तो टपक सकती है जब वो बुद्धा के हाथ में ज़ेराफुकू की वेपन का एक टुकड़ा देखते हैं। और मेरे ख्याल में बुद्धा की फीलिंग को महसूस करने के बाद उसका स्टैब ज़ेराफुकू की वेपन में कन्वर्ट हो गया। बुद्धा अपनी वेपन से सहमत होकर बोलने लगता है ज़ेराफुकू चलो मिलकर इसकी बैंड बजाते हैं। और यहाँ पे ज़ेराफुकू बुद्धा की वोल्केरी वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पर बोनिंडा भी कहने लगती है ज़ेराफुकू एक वोल्केरी में बदल गया और ऊपर से इसने बुद्धा की स्टैफ को भी अब्सॉर्ब कर लिया है और अब एक खतरनाक डिवाइन ट्रेजर में बदल गया। तेजी से लाइटनिंग देख के पापियस की आंखें जलने लगती है और बुद्धा का कॉन्फिडेंस इस बात की गवाही दे रहा होता है कि आंखें जलना तो सिर्फ तेरी शुरुआत है, तू सबर रुक, मैं तेरी क्या क्या नहीं जलाऊंगा। ज़ेराफुकू की बोलती बोलते हुए कहने लगता है जजमेंट का वक्त हम सब पे टूट आया है। दोनों के दोनों अपनी तलवारों को लड़वाने लगते हैं। सारी ऑडियंस बुद्धा के नारे लगा रही होती है और सारी ऑडियंस में जाता का उसका दोस्त भी मौजूद होता है। इस बार हम देख पाते हैं बुद्धा काफी इजीली अपने कदम जमाई रखता है और पापियस तो बेचारा थर थर कांप रहा होता है। पापियस अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे उसने अपने कदम जमाई रखे हैं। हालांकि वो इतना ज्यादा सामने उसके खड़ा है तो मन में सोचने के बजाय उससे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेता। हमें दिखाया जाता है बुद्धा यहाँ तक उस पर बाड़ी भी पड़ना शुरू कर देता है जबकि पापियस ने यहाँ पे बुद्धा को कुत्तों की तरह वटा था पर बुद्धा को कुछ नहीं हुआ। हालांकि अब बुद्धा ने सब 2 वारी किया है और इन्हीं से पापियस के खून का समंदर भी बहने लगता है। अगर सच कहूं तो ये बैटल काफी ज्यादा हीट पकड़ रहा है और इसे यहाँ तक एक्सप्लेन करने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मजा आ रही होगा पर सबके बावजूद भी अपने दिल पे पत्थर रख के मुझे ये कहना पड़ रहा है। इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे एंड होती है। तो यार रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की एपिसोड नंबर 16 पे मुझे काफी ज्यादा कॉपीराइट का सामना करना पड़ रहा था जिस वजह से थोड़े दिन लय लो करने के बाद मैंने सोचा कि अब वक्त आ चुका है कि इसे दोबारा से अपलोड किया जाए और एक बार फिर से थोड़ी बहुत कोशिश कर दी जाए। तो अगर तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो इसका मतलब है कि मैं कॉपीराइट से बच चुका हूँ। और दूसरी चीज कि मेरी गॉब्लिन स्लेयर पे भी स्ट्राइक आई है। याद रखो और गौर करो यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम की बात नहीं की बल्कि स्ट्राइक की है। लेकिन फिर भी मैं गॉब्लिन स्लेयर के लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश तो करूंगा। तो चलो यार अब अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ पे बुद्धा ज़ेराफुकू की सोल के साथ फ्यूजन कर लेता है और वो फ्यूजन इतनी ज्यादा डिवाइन होती है, इतनी ज्यादा प्योर होती है कि यहाँ तक बुनिल्डा की भी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी खूबसूरती देख के बुनिल्डा कहने लगती है
दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा कर सकता है और वो कोई और नहीं बल्कि बुद्धा ही है। बुद्धा के हाथ में इस वक्त एक डिवाइन ट्रेजर होता है जिसका नाम होता है जीरो, जिसमें ज़राफ़ुकू के साथ पूरे के पूरे 7 जजमेंट की पावर मिक्स होती है और बुद्धा उसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है, वक्त आ गया मेरे भाई इंसाफ का। और बस नजर चपकने की ही देर होती है कि हम दोनों के बीच में शॉर्ट क्लैश देखते हैं और हर कोई अपनी अपनी उम्मीदें बुद्धा से लगा बैठता है। हर कोई बस बुद्धा का नाम ही पुकार रहा होता है। बुद्धा लड़ होता है और लड़ रहा होता है अपनी पूरी जी जान लगा के। हम देख पाते हैं इंसानों के चेहरे पे एक थोड़ी सी खुशी होती है। सिर्फ ये वजह नहीं है कि बुद्धा जीत रहा है, असल में बुद्धा काफी ज्यादा प्योर सोल है। और अब मैं बताता हूँ कि आखिर लोग क्यों खुश है। लोग इसलिए खुश है क्योंकि बुद्धा के चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो मुस्कुराहट काफी ज्यादा प्योर है जो कि हर दिल को खुश कर देती है। पुराना पापी बुद्धा को अपने मन में गाली देते हुए कहने लगता है कि ये साला आखिर मरता क्यों नहीं है। और वो सोच रहा होता है एक लम्हे पहले ये मरने वाला था मगर उसके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म नहीं हुई। एक मैं हूँ जो कि एक लम्हे पहले जीत रहा था मगर अभी भी उससे काफी ज्यादा डर रहा हूँ। पापियस अभी भी यही सवाल पूछ रहा होता है कि बुद्धा के चेहरे पे मुस्कुराहट आखिर क्यों है। और अब हम देख पाते हैं बुद्धा अपने स्वॉर्ड को ले आता है और 2 खतरनाक किस्म के वार फौरन से जाके पापियस को लगते हैं। पर इसी बीच में बुद्धा को भी एक खतरनाक किस्म का वार पड़ा होता है। बुद्धा के जिस्म से खून निकल रहा होता है लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रहा होता है। हालांकि पापियस का भी काफी ज्यादा खून बह रहा होता है मगर वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। ये सब देख के महान सामुराई कहने लगता है चाहे जरूर इस वक्त बुद्धा जीत रहा तो है मगर मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है क्योंकि बुद्धा के जिस्म ने काफी बड़ी डैमेज ली हुई है। और अब हम देख पाते हैं जैसे कि उस महान सामुराई ने कहा होता है बुद्धा को अपने पिछले जख्मों की वजह से अभी भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो सही तरीके से लड़ भी नहीं पा रहा होता। पर इसके बावजूद भी बुद्धा अपने आप को संभालते हुए उसकी स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट करता है और उसके तुरंत बाद एक और खतरनाक किस्म का वार सीधा पापियस पे करता है। पापियस अपने खून को यूं बहता हुआ देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता। जो देख के बुद्धा कहता है अरे यार मुझे काफी दर्द हो रहा था वरना इस वार से मैं तुम्हारी गर्दन ही उड़ा देता। बुद्धा की पावर देख के एरिस काफी ज्यादा चौंक जाता है तो हर्मेस कहता है नहीं बुद्धा का खून काफी ज्यादा बह रहा है, अगर उसने लड़ाई को यहाँ पे जल्दी खत्म ना किया तो खुद ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाएगा। तो ज़ियस भी आगे से कहने लगता है तुमने ठीक कहा, बुद्धा के पैरों में भी अब ज्यादा दम नहीं बचा। शाहिद से पापियस का अगला वार बुद्धा का काम तमाम कर डाले। श्योरिटी से कुछ कह तो नहीं सकते लेकिन हाँ देखने से तो लगता है कि बुद्धा ही यहाँ पे हारेगा। तो आगे से हिलारिस कहने लगता है ये सब बकवास है, फिर बुद्धा उसके वार के खिलाफ क्यों जाए, आखिर वो उसे रोके ही क्यों जबकि वो उसे आसानी से डॉज कर सकता है। अरे भाई साहब ये उसके कहने की देर होती है। हम देख पाते हैं बुद्धा दोबारा से अपनी 6th आई का इस्तेमाल करने लगता है। वो इसकी बॉडी से पहले उसकी सोल को हरकत करते हुए देख पा रहा होता है जिस वजह से उसे मालूम होता है कि उसका अगला अटैक कहाँ पे लैंड करेगा। जो देख के बुनिल्डा भी चौंक जाती है और वो भी यही कहती है मेरे ख्याल से बुद्धा दोबारा से फ्यूचर को देख पा रहा है। बुनिल्डा बताती है कि शायद से पापियस इस वक्त बुद्धा से थोड़ा बहुत डर रहा है। बुद्धा की 6th आई उसी इमोशन को रीड कर पा रही है, उसी इमोशन के जरिए उसे ढूंढ पा रही है। बुद्धा को यूं हवा में तैरता देख के यूं हवा में नाचता देख के पापियस की फट के हाथ में आ जाती है और बुद्धा जूजू उसके एक एक हमले को डॉज कर रहा होता है। उसी के साथ पापियस का डर भी बढ़ता जा रहा होता है। पापियस अपने मन में कहने लगता है आखिर कैसे ये मेरे हमलों को डॉज कर पा रहा है, मैं तो एक पुराना पापी हूँ। और जितना पापियस पागल हो रहा होता है उतना ही बुद्धा काम होता है, काबू में होता है, सुकून में होता है, क्योंकि यही बुद्धा की पर्सनैलिटी होती है। और यार बुद्धा की खातिर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि बुद्धा ही कह रहा है। खैर यार पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब पापियस बुद्धा के खिलाफ एक जानलेवा वार तो करता है मगर अचानक से अब जैसे कि बुद्धा आंखों से ही गायब होने लगे। जो देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर कैसे बुद्धा गायब होके अपनी लोकेशन को बदल रहा है। और इसी तरह बुद्धा गायब होके उसके पीछे आ गया होता है और बस अपनी पूरी जान लगा के अपने एक ही वार से बुद्धा पापियस के जिस्म के 2 टुकड़े कर डालता है। उसकी ये तगड़ी ताकत देख के सभी गार्ड्स की आंखें खुली की खुली और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और ये सब देख के इंसानों की जान में जान आती है। जैसे कि हम सबको मालूम है बुद्धा ने एक हारे हुए बैटल को कैसे जीत में एक लम्हे में ही पलट डाला, क्योंकि बुद्धा सच्चाई के रास्ते पे है और जो सच्चाई के रास्ते में होता है वो हमेशा कामयाब होता है। बुद्धा के नारे पूरी खुदाई जमीन में गूंजने लगते हैं। पापियस अपने आखिरी सांसों में भी जूजू बुद्धा पे अटैक करने ही लगता है, पर इससे पहले पापियस की बॉडी और उसकी सोल यहीं पे विनाश हो जाती है और इसके साथ ज़राफ़ुकू की भी सोल यहाँ पे खत्म होने लगती है।
बुद्धा उसकी सोल को जाते हुए देखता है एक दुख बड़ी नजर से। बुद्धा ज़ेराफोकू की मिन्नत करता है कि प्लीज रुक जाओ, जिंदगी और मौत बुद्धा के हाथ में नहीं होती। अलबत्ता जाते जाते ज़ेराफोकू भी बुद्धा को एक मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहता है और इसके बाद वो अपने 7 डिवाइन जजमेंट को ज्वाइन कर लेता है। बुद्धा के चेहरे पे यहाँ पे मुस्कुराहट भी होती है और उसकी आंखों में यहाँ पे आंसू भी होते हैं। वो ज़ेराफोकू से कहता है क्या गजब का बच्चा था। अब हम देख पाते हैं बुद्धा को यहाँ पे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है और बुद्धा के हाथ में जो वेपन होती है वो भी अपने असली रूप में आ जाती है। बुद्धा अब जब लौटते दौरान जो ही गिरने लगता है फौरन से बुनिल्डा जाके उसे अपना कंधा देती है। तो उसी सीन में हम बेल्ज़ेबूब को कुछ पेपर्स को जलाते हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है किसी और की नहीं बल्कि ओदन की। ओदन उसे अपनी शक्ति दिखाते हुए वार्न करता है कि तुम हमारे बैटल्स में इंटरफेयर करना बंद करो। वो उसे बताता है कि पापियस का खुदाई जमीन में आना इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। दूसरी ओर हम गॉड्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं रिजल्ट्स को देख के कि अब गॉड्स और ह्यूमन दोनों के दोनों ड्रॉ पे है। मतलब के 3 गॉड्स ने जीते हैं और 3 ह्यूमंस ने जीते हैं। देखिए हेडिस काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है ठीक है फिर अगले बैटल में मैं जाऊंगा। हेडिस यहाँ पे बताता है कि मैं अपने भाई का बदला हर हालत में पूरा करूंगा। जो देख के ज़ियोस का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। इससे मालूम पड़ता है कि हेडिस काफी ज्यादा पावरफुल है। और यही खबर सुन के बुनिल्डा की छोटी बहन और बुनिल्डा भी कांप उठती है। कि छोटी बहन पैनिक कर रही होती है कि हम कैसे दोज़ख के नर्क के किंग को हरा सकते हैं। तो बुनिल्डा एक पिक्चर शो करते हुए कहने लगती है अगर वो अपने किंग का इस्तेमाल करेंगे तो हम भी अपने किंग का इस्तेमाल करेंगे। ये बंदा काफी है उनके किंग को चुनौती देने के लिए, उनके किंग को यहाँ तक हराने के लिए भी। और बस आखिरी सीन में हमें उसी किंग के बारे में दिखाया जाता है और यही अगले बैटल में लड़ेगा। हाँ यार इसी के साथ ये वाला सीजन यहीं पे खत्म होता है। आगे की कोई एपिसोड्स नहीं है, जब आएगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।